Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is only for you. In today's video, we will discuss chapter number 4 of abatement, criminal conspiracy and attempt. In the previous videos, we have completed our three chapters, chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3 of Bharatiya Nyaya Samhita, and now we are coming to chapter number 4 of Bharatiya Nyaya Samhita, which is of abatement and conspiracy and attempt. And now we are coming to the portion of abatement, and first we will complete the portion of abatement, then conspiracy, then attempt. So let's start without any delay. आज के वीडियो का टॉपिक आपको पता ही है, अबेटमेंट है हमारा। तो अबेटमेंट होता क्या है? सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अबेटमेंट होता क्या है? अबेटमेंट का मतलब होता है कि किसी को प्रवोक करना या इंस्टिगेट करना, या मतलब उकसाना, वी कैन से, कि वो कोई एक्ट करे, वो पर्सन कोई एक्ट करे, यही चीज़ अबेटमेंट कहलाती है। और अबेटमेंट का मतलब सिंपल होता है, अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग। कोई पर्सन अबेट कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, डूइंग ऑफ अ थिंग। बुक में भी लिखा है हमारी बैरक में, अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग, डूइंग ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो यही हमारा अबेटमेंट होता है। ठीक है भाई। ठीक है, तो अबेटमेंट आपको पता चल गया क्या है। मतलब डूइंग ऑफ अ थिंग इज एन अबेटमेंट। डूइंग ऑफ अ थिंग और अवेट्स करना उस डूइंग ऑफ अ थिंग को, मतलब जैसे लाइक मैंने किसी पर्सन को कहा कि तुम ये चीज़ करो। अब वो एक ऑफेंस हो सकता है, वो एक एक्ट हो सकता है, जो कि अगर उस पर्सन ने कमिट करा तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा। यही अबेटमेंट है कि तुमने किसी को इंस्टिगेट करा या प्रवोक करा या कॉन्स्पायर करा कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, तो ये अबेटमेंट कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एग्जाम्पल छोड़िए, पहले तो स्टार्ट करें हम। सेक्शन नंबर 45 का क्लॉज है, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। अब इंस्टिगेट कर रहे हो आप, इंस्टिगेट का मतलब है प्रवोक करना, इंसाइटिंग और अर्जिंग समवन टू कमिट एन एक्ट। मतलब किसी को प्रवोक करना कि वो कोई एक्ट कमिट करे। इंस्टिगेशन क्लॉज ए का मतलब है प्रवोक करना बाय वर्बल, रिटन, जेस्चर्स के थ्रू और इवन साइलेंस। अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको सेक्शन नंबर 45 क्लॉज ए का, कि ए टेल्स बी यू शुड किल सी, ही डिजर्व्स इट। अब ए ने बी को कहा कि यू शुड किल सी, सी डिजर्व्स इट। ए ने बी को कहा यू शुड किल सी, कि बी सी को निपटा दें। ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। बी मोटिवेटेड बाय एज वर्ड, वी मोटिवेट हो गया भाई। ए भाई तो अपना दादा है, उसने तो कह दिया सी को निपटा दो। बी ने कहा दादाजी ने कह दिया, तो भाई मोटिवेट हो गए, ने कहा निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी ने सी को मार दिया, निपटा दिया, किल कर दिया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल है, नथिंग एल्स। तो ए हैज इंस्टिगेटेड द एक्ट, ए इंस्टिगेट किया है इन्हें एक्ट को बी के थ्रू। तो ए किस चीज़ के लिए लायबल होगा? अबिटमेंट टू मर्डर। ठीक है, अब समझ में आया इंस्टिगेशन। अब आते हैं क्लॉज बी पर। हमारा क्लॉज बी क्या कहता है? सेक्शन 45 क्लॉज बी कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब वी कैन से इन हिंदी षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी आप सब जानते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब जब दो लोग किसी इलीगल एक्ट को कमिट करने के लिए कॉन्स्पायर करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करते हैं कि वो दोनों कोई एक्ट कमिट करेंगे इलीगल, तो वही कॉन्स्पिरेसी का मतलब है यहाँ। लेकिन इधर पे मेयर एग्रीमेंट टू कॉन्स्पिरेसी इज नॉट एन ऑफेंस। सिर्फ एग्रीमेंट कर लेना कि हम तुम ये एक्ट करेंगे मिलकर, ये ऑफेंस नहीं है कॉन्स्पिरेसी में। अबिटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया है 63 के आसपास सेक्शन में। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है ना, उसमें मेयर एग्रीमेंट भी ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन इधर पर
सेक्शन नंबर 45 क्लॉज बी में कॉन्स्पायर बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इधर पे तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा तभी तुम लायबल होगे। यहाँ पे एक्ट जरूरी है, यहाँ पे मेयर एग्रीमेंट इनफ नहीं है, ठीक है। अब कॉन्स्पिरेसी का एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। ए बी एन सी एग्री टू रॉब अ बैंक। अब तीन लोग थे, ए बी एन सी, इन लोगों ने बैंक रॉब करने के लिए प्लान करा, एग्री करा आपस में। ए ने टूल्स खरीदे, बी ने कुछ और काम किया, गेट खोला, और रॉबरी अभी नहीं हुई, लेकिन एक्ट तो हुआ ना, एक्ट तो हुआ ना कि ए ने सामान खरीद लिया, ऐसे ऐसे रॉबरी करेंगे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है ना, कि तुमने उस परसुएंस में, उस फर्दरेंस ऑफ दी कॉन्स्पिरेसी तुमने एक्ट करा, तो वो चीज़ भी तो कहीं ना कहीं लायबल है, क्योंकि तुमने एक्ट ही क्यों करा। अगर तुम्हारा कोई गिल्टी इंटेंशन था ही नहीं, मैंसरिया था ही नहीं, तो तुमने एक्ट ही क्यों करा, ऐसा है कि नहीं। तो इधर पे कॉन्स्पिरेसी का आप एग्जाम्पल से समझ गए होगे मीनिंग। अब आते हैं इंटेंशनल ईडिंग, इंटेंशनली एड, सेक्शन 45 क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर सी, क्लॉज सी। इंटेंशनल एडिंग का मतलब होता है कि असिस्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब किसी को डायरेक्टली असिस्ट करना या इनडायरेक्टली असिस्ट करना थ्रू एक्ट और ओमिशन। इधर पे प्रेजेंस ऑफ मेंसरिया होता है और होना ज़रूरी है, तभी जाके इधर पे आप किसी को लायबल ठहरा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंशनल एडिंग में इड मस्ट बी, जो आप सप्लाई कर रहे हो या जो आप हेल्प कर रहे हो वो इंटेंशनल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। अब ए ने बी को पॉइजन दे दिया, नोइंग कि वो उस पॉइजन से सी को ख़त्म कर देगा, उसके खाने में मिला के या कुछ भी वो जाने, ठीक है। तो ए ने इंटेंशनली इड करा ना एक्ट, तभी तो सी ने, मतलब बी ने पॉइजन दे दिया सी को, तो ए लायबल हो जाएगा फॉर अवेटमेंट के लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन वन पे। एक्सप्लेनेशन वन हमारी कहती है कि अ पर्सन हु विलफुली मिसरिप्रेजेंट्स और कंसील्स, मतलब मैंने देखो अपने, अब मेरा मतलब मैं बैरेट ज़्यादा रीड नहीं कर रहा, मैं बस आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अ पर्सन हु विलफुली मिसरिप्रेजेंट्स और कंसील्स अ मटेरियल फैक्ट विच दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज एंड देयर बाय कॉजेज अनदर टू डू समथिंग हैज इंस्टिगेटेड इट। अब एक्सप्लेनेशन वन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ए फॉल्सली टेल्स बी डेट सी इंसल्टेड बीज रिलीजन। अब ए ने झूठा झूठा क्या बताया कि सी ने इंसल्ट करा बी के रिलीजन को, ठीक है, जबकि ये झूठ है। और बी ने क्या करा, बी को गुस्सा आया, भाई मेरे रिलीजन के बारे में तुम बोले कैसे, बी ने सी को निपटा दिया। ए अवेटेड द एक्ट बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इंस्टिगेट करा किसके थ्रू करा, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इंस्टिगेट करा ना बंदे ने, ए ने बी को, तो इधर पे लायबल हो जाएगा भाई। ए अवेटेड द एक्ट बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इधर पे ए लायबल हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन टू जो है क्या कहती है हमारी, एक्सप्लेनेशन टू हमारी कहती है whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act thereby facilitate the commission thereof is said to it the doing of an act। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फैसिलिटेशन इज एडिंग, मतलब कोई भी प्रायर करना या ड्यूरिंग दी एक्ट, ऐसी कोई चीज़ करना जो आप इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या फर्दरेंस ऑफ द एक्ट कर रहे हो, एक्ट डन, मतलब प्रायर करो उस चीज़ के पहले या ड्यूरिंग दी एक्ट यू आर कमिटिंग, उस टाइम पे कर रहे हो, तो फिर वो फैसिलेटिंग इज, फैसिलेशन इज एडिंग हो जाएगा, समझ रहे हो। फैसिलेशन इज एडिंग क्यों हो जाएगा, फैसिलिएट मतलब थोड़ा सा कुछ उसमें एक्ट करना, कमीशन करने के लिए, मतलब कोई जो आप ऑफेंस कर रहे हो उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ उसमें एक्ट करना, प्रायर करना एक्ट या फिर ड्यूरिंग दी कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ए अनलॉक्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर बी टू कमिट थेफ्ट इनसाइड। अब ए ने बी के लिए दरवाज़ा खोल दिया जिससे बी थेफ्ट कर ले इनसाइड। अब ए ने क्या करा, इड करा ना, अबिटमेंट के लिए लायबल होगा, ए ने फैसिलिटेट करा एक्ट को, ठीक है, तो ए लायबल होगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर।
अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इंटेंशनली इड का, ये तो समझ ही गए होंगे। इंटेंशनल इड, इड मस्ट बी इंटेंशनल नॉट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल इड जो है इंटेंशनली इडिंग होनी चाहिए, एक्सीडेंटल इडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आप लायबल ठहराओगे, अदरवाइज नहीं। सेक्शन नंबर अब आते हैं 46 पर। 46 हमारा क्या कहता है, अ पर्सन इज एन अबेटर। 45 ने क्या बताया, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, और सेक्शन नंबर 46 हमें बता रहा है अबेटर के बारे में, कि अबेटर कौन होगा। अबेटर हर वो व्यक्ति होगा जिसने अवेट करा कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसने किसी को प्रेरणा दी कि भाई तुम ये एक्ट कमिट करो, जबकि वो जानता है ये एक्ट एक ऑफेंस है, तो ये अवेटमेंट होगा। ठीक है, दे अवेट द डूइंग ऑफ एन एक्ट विच वुड हैव बीन an offense if committed by a person legally capable of committing it with the same knowledge or intention as that of the abater। समझे? तो इधर पे अवेटर की लायबिलिटी सेट हो रही है कि जो अवेटर है उसे सजा दी जाएगी। एलिमेंट क्या है इधर पे, अवेटर है, इंटेंशन है, नॉलेज है, लीगल कैपेसिटी ऑफ अवेटेड पर्सन, और इधर पे कोई नेसेसरी नहीं है। ये 46 के आगे, ये सेक्शन 46 के बाद ये लाइन लिखी है, इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज। इस लाइन का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है भाई कि जिसे आप अवेट कर रहे हो वो एक एडल्ट ही हो, समझदार ही हो, और लीगली कैपेबल ही हो, साउंड माइंड हो, तभी वो अवेटमेंट मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी बच्चे को भी अवेट करते हैं तब भी आप अवेटमेंट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उधर पे एक्सेप्शन ले लेंगे कि हमने तो एक बच्चे को अवेट करा है, वो तो क्या ही जानेगा समझेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अवेटमेंट के लिए लायबल होंगे तब भी। ठीक है, यही हमारा सेक्शन नंबर 46 कहता है। इसी के साथ अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन हमारी कहती है इलीगल ओमिशन कैन बी अबेटमेंट। इलीगल ओमिशन हमारा कैसे, अ पर्सन अबेट्स द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एनी एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस थ्रू द अबेटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। अब एक्सप्लेनेशन 1 का मैं एग्जांपल देता हूँ। ए टेल्स बी अ पुलिसमैन, बी एक पुलिसमैन है, तो ए ने पुलिसमैन को बताया कि सी को अरेस्ट नहीं करना, वारंट होते हुए भी, वारंट होते हुए भी उसकी लीगल ड्यूटी क्या है कि वो उसे अरेस्ट करे अगर उसके पास वारंट है पुलिसमैन के पास। लेकिन ए ने क्या बताया कि सी को अरेस्ट मत करो, वारंट होते हुए भी। अब ए लीगली बाउंड तो है नहीं सी को अरेस्ट करने के लिए, बट हिज एडवाइस लीड्स टू बीज इलीगल ओमिशन। अब इन्हें जो एडवाइस करी उससे बी ने क्या किया, बी जो पुलिसमैन था उसने इलीगल ओमिशन करा, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। तो एक्सप्लेनेशन 1 में वो लायबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2, एक्ट नीड to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requires it to constitute the offense should be caused। अब एक्सप्लेनेशन 2 हमारी नॉर्मल सी बात कहती है, इतना कोई ज़्यादा वैसा नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपने कोई ऑफेंस को अवेट किया और अवेट करते हुए भी वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे आपने किसी को कहा कि जा भाई तू तो इसका मर्डर मर्डर कर दे, और अगला बंदा गया लेकिन वो बित गया, मर्डर नहीं कर पाया, तो इधर पे आप लाइबिलिटी से हटोगे नहीं, क्रिमिनली लायबल आप तब भी रहोगे क्योंकि आप अबेटमेंट के लिए लायबल रहोगे। मर्डर के लिए भले नहीं रहो लेकिन अबेटमेंट के लिए ज़रूर रहोगे, क्योंकि मर्डर तो खैर कमिट हो नहीं पाया ना, अगर हो जाता तो फिर आप मर्डर के लिए लायबल हो जाते, अबेटमेंट टू मर्डर के लिए हो जाते लायबल। तो एक्सप्लेनेशन 2 में हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन 2 का, कि ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस। अब ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि वो मर्डर करे सी का, और बी ने रिफ्यूज़ कर दिया। ए इज स्टिल गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर अंडर दिस एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 के बाद आती है एक्सप्लेनेशन 3 हमारी। एक्सप्लेनेशन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर 4 ही पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से मेंस प्री इंटरव्यू हर चीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफ जुडिशरी एंड एवरी
every toughest exam we can say in the line of judiciary और law, इधर से मेनली क्वेश्चंस आ सकते हैं लॉ की फील्ड में। आप चाहे जुडिशरी दे रहे हो, चाहे एपीओ एपीपी कोई भी दे रहे हो, तो आ सकते हैं अगर सिलेबस में है। मुझे देखो सिलेबस नहीं पता, तो मुझे माफ़ करना भाई, देखो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मैं भी न्यू ही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने जस्ट अभी अभी, तो काफ़ी कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे जान लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। अवेटेड पर्सन कैपेसिटी और इंटेंशन इज इररिलेवेंट। अब वही बच्चे वाली बात आ गई ना, कि अगर आपने किसी बच्चे को अवेट कर दिया, ठीक है, तो उधर पे बच्चा तो लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो एज कम है उसकी, लेकिन वो आदमी लायबल होगा जिसने उस बच्चे को अवेट किया कि भाई तू ये कर जाकर, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट कर, तो वहाँ पे वो पर्सन लायबल होगा जिसने उस बच्चे को अवेट किया। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 4 पर। अवेटमेंट ऑफ अवेटमेंट इज एन ऑफेंस। अवेटमेंट ऑफ अवेटमेंट मतलब, कहाँ गया हमारा एक्सप्लेनेशन 4, हाँ ये रहा। अवेटमेंट ऑफ अवेटमेंट इज एन ऑफेंस मतलब सिंपल सी चीज, ए कन्विंसेस बी। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक्स ने वाई को अवेट करा टू अवेट जेड। अब एक्स ने वाई को अवेट करा, वाई ने जेड को अवेट करा कि वो क्राइम करे, तो यहाँ पे कौन गिल्टी होगा? एक्स गिल्टी होगा, क्योंकि एक्स ने वाई को करा, वाई ने जेड को करा, वो दोनों तो गिल्टी होंगे ही होंगे, लेकिन एक्स भी गिल्टी होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने आगे वाले को, आगे वाले ने किसी और से कहा तो तुम गिल्टी नहीं होगे, तो गिल्टी तो तुम होगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 5 पर। It is not necessary commission of an offence of abatement by conspiracy that the abater should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. Common design not necessary in conspiracy. In conspiracy-based abatement, the abater need not act directly with the actual offender. Mere participation in the conspiracy is enough. अब इधर पे हमारा एक्सप्लेनेशन भाई 5 जो है वो कहता है कि अवेटर जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली एक्ट करे विद द एक्चुअल ऑफेंडर, उसका मेयर पार्टिसिपेशन कॉन्स्पिरेसी में इनफ होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा ये एक्सप्लेनेशन 5 कहना क्या चाहता है। ए बी एन सी प्लान टू एसिसिनेट डी। ए बी एन सी तीनों ने प्लान करा कि हम डी को निपटा देंगे, सी ने उसे निपटा दिया। ए नेवर स्पीक्स टू सी डायरेक्टली, इन्हें सी को कभी कहा ही नहीं, बट हेल्प विद प्लानिंग। ए ने लेकिन प्लानिंग करके हेल्प करा सी को, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इधर पे कॉमन डिजाइन है ना, अगर अगर कॉन्स्पिरेसी में अगर आप हो तो उधर पे आप लाइबल ठहराए जाओगे। ठीक है, इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक अब आगे बचता है। आगे हमारा सेक्शन नंबर 47 आ जाता है, तो अब ये सेक्शन नंबर 47 से आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो जो काफ़ी लंबा नहीं कर सकते। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 45 and 46. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on it. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।